आज मैं आपको एक ऐसे जालिम बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी ही मासूम बेटी को वक्त से पहले जवान करने के लिए खतरनाक इंजेक्शन लगाने शुरू किए ताकि वह जल्दी जवान हो जाए और वह उसे अपनी हराम कमाई का जरिया बना सके। ये मासूम बच्ची खुद नहीं जानती थी कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं, लेकिन मोहल्ले वाले हैरान थे कि ये लड़की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी और खूबसूरत कैसे हो गई। जब ये बच्ची जवान हो गई तो उसके जालिम बाप ने उसके साथ ऐसा काम किया जो कोई दुश्मन भी न करे। आखिर क्या था इस जालिम का अंजाम? क्या ये मासूम बच्ची अपने खौफनाक मुकद्दर से बच पाई? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। नर्स के हाथ में एक रोती हुई बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को अहमद की तरफ बढ़ाया और अहमद ने तुरंत बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके दिल में गम के साथ गुस्सा भी था। अब मैं क्या करूंगा? एक बच्ची को पालना आसान नहीं है। मैं मजदूरी करूं या इसका ख्याल रखूं? यह सोचते हुए वह अस्पताल से बाहर निकला और उसके रिश्तेदारों ने उसे तसल्ली दी। उसकी बीवी की तबीयत छिन चुकी थी और अहमद ने अपनी बेटी आतिफा को अपनी बहन रजिया के हवाले कर दिया, कहते हुए, ये बच्ची यतीम हो गई है, तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। अहमद ने जब अपनी बहन के सामने नन्ही बच्ची को रखा तो उसकी बहन ने नफरत से मुंह फेर लिया और गुस्से में बोली, कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। ये बच्ची तो आगे भी सिर्फ मुसीबत ही लाएगी, मुझसे दूर रखो। ये अल्फाज सुनकर अहमद की आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबसी से अपनी बेटी को सीने से लगाया और खामोशी से घर वापस चला गया। अहमद ने अपनी बेटी का नाम आतिफा रखा, मगर वह उसे कभी प्यार से पुकार नहीं सका। अपनी बहन के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर उसने आतिफा को नानी के हवाले कर दिया और खुद अकेला रहने लगा। दिन भर मेडिकल स्टोर पर काम करता और जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे काटने को दौड़ती। वक्त गुजरता गया, लेकिन उसके दिल में आतिफा के लिए प्यार की जगह नफरत बढ़ती गई। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता, अगर ये बच्ची पैदा न होती तो मेरी बीवी जिंदा होती। ये वाकई मनहूस है। इसी सोच में वह नशे की लत में डूबता चला गया। शुरुआत में थोड़ा बहुत पीता था, लेकिन धीरे धीरे नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी हालत यह हो गई थी कि वह काम पर जाना छोड़ चुका था। दिन रात नशे में चारपाई पर पड़ा रहता। दूसरी तरफ आतिफा नानी की गोद में पल रही थी। उसे यह पता भी नहीं था कि उसका बाप उसे ही अपनी बदनसीबी की वजह मानता है। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तो नानी का भी साया उसके सिर से उठ गया। अब उसके पास और कोई सहारा नहीं था। मजबूर होकर वह अपने बाप के पास लौट आई, मगर इन 13 सालों में उसने अपने बाप को हमेशा खुद से दूर ही पाया था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से उसे देखा और करवट बदल ली। वह उस वक्त भी नशे में धुत था। आतिफा हर रोज उससे कहती, बाबा, आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कहां से? मगर अहमद को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन आतिफा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में जलन थी और उसे तेज बुखार था। वह कांपती हुई अपने बाप के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अहमद ने नशे में धुत आंखों से बेटी की तरफ देखा और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में कोई शैतानी फितूर चल रहा था। कुछ पल बाद वह हल्की आवाज में बोला, बेटी, तुम फिक्र मत करो। वह तेजी से उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचा जहां वह पहले काम करता था और वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन खरीदकर घर वापस आ गया। आतिफा बुखार से तप रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वह कमजोरी से मुश्किल से खड़ी थी। अहमद ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला और आतिफा के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका जिस्म सुन्न पड़ गया और वह धीरे धीरे सांस ले रही थी। अहमद एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वह कोने में जाकर जोर से हंसने लगा और बार बार इंजेक्शन की शीशी को देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल जम ले रहे थे। रात गुजर गई। सुबह जब आतिफा की आंख खुली तो उसने गहरी कमजोरी महसूस की। उसके जिस्म में अजीब सी सनसनाहट थी। बुखार इतना तेज था कि वह मुश्किल से उठ पाई। मगर अहमद यहीं पर नहीं रुका। रोज का शैतानी खेल अब एक आदत बन गया था। पहले वह आतिफा को कोई खास दवाई खिलाता जिससे उसे तेज बुखार होता, फिर वही इंजेक्शन लगाता। हर बार कहता, फिक्र मत करो बेटी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।
मगर वह ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि उसके जिस्म में अजीब बदलाव आ रहे थे। आज भी वैसा ही दिन था। अहमद ने आतिफा को आवाज दी, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरा खास दोस्त हमारे घर आ रहा है। आतिफा ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दोस्त बाबा? अहमद मुस्कुराकर बोला, तुमने उसे बचपन में देखा था, तुम्हें बहुत खिलाता था, बहुत प्यार करता था। आज वह इस्लामाबाद से सीधे हमारी तरफ आ रहा है मीना, इसीलिए कह रहा हूं कि खाने का इंतजाम कर लो। आतिफा ने सर झुका लिया और चुपचाप किचन में चली गई। उधर मौसम बिगड़ता जा रहा था। रात का मंजर सर्द था, कड़ाके की ठंड थी। रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो लगभग उसी की उम्र का था। दोनों की उम्र 50 साल के करीब थी। जैसे ही अहमद ने उसे देखा, वह जोश से गले मिला। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भाई, दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? अहमद हंसते हुए बोला, आओ आओ, अंदर आ जाओ। दोनों कमरे में दाखिल हुए। अहमद ने तुरंत आतिफा को आवाज दी, बेटी जल्दी से खाना ले आओ, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी होगी। कुछ पल बाद कमरे का दरवाजा खुला। आतिफा खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। जैसे ही अहमद के दोस्त की नजर उस पर पड़ी, वह एकदम सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गई। वह खाना देखने के बजाय आतिफा को घूर रहा था। उसकी नजरों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गया हो। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। आतिफा बेखबर थी, लेकिन अहमद सब समझ रहा था। जावेद की नजरें आतिफा पर जमी रहीं। वह एक पल के लिए सन्न खड़ा रहा, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, होंठों पर एक अजनबी मुस्कान थी। वह बार बार अपनी जुबान से होंठ तर कर रहा था। अहमद ने झट से उंगलियों की चुटकी बजाई और सख्त लहजे में कहा, कहाँ खो गए हो जावेद? ये मेरी बेटी आतिफा है। जावेद एक झटके से होश में आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे ये वही बच्ची है ना जिसे मैंने अपने हाथों से खिलाया था? लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, ये उम्र से पहले ही जवान कैसे हो गई? अहमद ने तुरंत उसका ध्यान खाने की तरफ मोड़ने की कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी खा लो। लेकिन जावेद की नजरें अब भी आतिफा पर ही जमी थीं। फिर वह एक पल के लिए कुछ सोचते हुए बोला, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। अहमद की चालाकी ये सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ गए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, जावेद आज रात मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली होगी, इसलिए तुम जा सकते हो। जावेद ने एक बार फिर आतिफा की तरफ लालची नजरों से देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर खामोशी से खड़ा हो गया। अहमद ने उसे खुद गाड़ी में बैठाया और घर से बाहर ले गया। जब अहमद वापस आया तो उसने देखा कि आतिफा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वह कमजोरी से कांप रही थी, उसकी आंखें भारी हो रही थीं। अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है। क्या मेरी दवाई लेकर आए हैं? आतिफा ने टूटे हुए लहजे में मुश्किल से कहा। अहमद ने एक मायावी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटी, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी दवा लाने में देर नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन ले आया हूं, चलो लगवा लो, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जिसमें एक अजीब सी चालाकी छुपी थी। आतिफा बेबस थी। वह चुपचाप अंदर गई और बिस्तर पर बैठ गई। अहमद ने उसके बाजू की आस्तीन ऊपर की और चतुराई से इंजेक्शन लगा दिया। आतिफा कुछ देर तक बाजू को मलती रही, दर्द सहती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह पहले से ही बुखार से कमजोर थी और अब इस इंजेक्शन ने उसकी आखिरी ताकत भी छीन ली थी। वह बिस्तर पर गिर गई। उसका जिस्म बेजान सा हो गया और वह धीरे धीरे अर्ध बेहोशी में चली गई। अहमद बेचैनी से कमरे के बाहर टहल रहा था। जैसे ही आतिफा की धीमी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगीं, वह छटपट अंदर आ गया। उसकी नजर आतिफा पर पड़ी, जो बेहोश पड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आया, गौर से उसे देखा और फिर जहरीली मुस्कान दे दी। जावेद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मैं कर रहा था वह बेकार नहीं गया। मेरा काम हो गया। यह सोचते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वही इंजेक्शन निकाल लिया जो कुछ देर पहले उसने आतिफा को लगाया था। उसकी नजरें उस इंजेक्शन पर जमी थीं, जैसे वह किसी कीमती खजाने को देख रहा हो। यह कोई मामूली इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब अहमद फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, तो उसे पता चला था कि दुनिया में ऐसी अजीब दवाइयां मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म पर चौंका देने वाले असर डाल सकती है।
कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो किसी लड़की के शरीर में लगाए जाएं तो वह वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। आतिफा पर पहला वार 2 साल पहले अहमद ने यही इंजेक्शन आजमाना शुरू कर दिया था। हर हफ्ते वह छुपकर उसे कोई खास दवा खिलाता जिससे उसे तेज बुखार हो जाता। वह बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से तड़पती रहती और जब वह अपने बाप से दवा लाने की मिन्नत करती तो अहमद मुस्कुराते हुए वही इंजेक्शन खरीद कर लाता और उसे लगा देता। सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी बेटी, वह हमेशा यही कहता और आतिफा बेचारी इस पर यकीन कर लेती। अब आतिफा खुद हैरान थी कि आखिर उसके जिस्म में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं। उसका चेहरा, उसकी त्वचा, उसका पूरा जिस्म सब कुछ अजीब तरीके से बदल रहा था, मगर वह कुछ समझने से कौंसिल थी। अहमद ने बड़ी सावधानी से इंजेक्शन को फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। फिर वो ऐसे चैन से सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब आतिफा जागी तो उसने अजीब सा दर्द महसूस किया। वह कमजोरी से निडाल थी मगर फिर भी खुद को संभालते हुए नाश्ते की तैयारी करने लगी। अभी वह चूल्हे पर रोटी और दाल ही रख रही थी कि बाहर से खाला बल्कि की आवाज आई। अरे आतिफा बेटी, जरा थोड़ी सी चीनी देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है। आतिफा ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और चम्मच से चीनी निकालकर खाला बल्कि के लिए डालने लगी। खाला बल्कि उसे गहरी नजरों से देख रही थी। आतिफा, तू तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपने कद काठी तो देख। तेरा बाप तो तुझे कुछ खिलाता भी नहीं, फिर भी रंग रूप में रोज अब रोज निखार आ रहा है। एक मेरी मिली है, वो तेरी हम उम्र है। तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वो तो अभी छोटी सी बच्ची लगती है और तू जाने कैसे वक्त से पहले जवान हो गई। खाला बल्कि की आंखों में हैरानी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। आतिफा अंदर ही अंदर चौंक गई। यह सवाल वह अक्सर ही सुनती थी और हर बार उसे यही उलझन होती कि वह क्या जवाब दे। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं। वह क्यों अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगने लगी है। उसने बिना कुछ बोले चीनी की प्याली खाला बल्कि के हाथ में थमाई और अंदर चली गई। कुछ देर तक खाला बल्कि वहीं खड़ी बातें करती रही, फिर अपने घर लौट गई। घर में खामोशी थी। अहमद भी रात के नशे में धुत पड़ा था। उसकी हल्की हल्की खर्राटों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आतिफा इधर उधर घूमती रही लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने किचन में जाकर सामान देखा। आटा खत्म हो चुका था, चावल खत्म हो चुके थे और चीनी जो अभी दी थी वह भी आखिरी थी। घर में कुछ भी बचा नहीं था और आतिफा की मजबूरी यह थी कि उसके पास पैसे भी नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खरीद सके। काफी देर तक टालती रही, सोचती रही कि शायद कुछ और इंतजाम हो जाए, लेकिन आखिरकार उसका हौसला टूट गया। मजबूर होकर वह अहमद के पास चली आई। उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। अब्बा। अहमद हड़बड़ाकर उठ बैठा जैसे कोई कयामत आ गई हो। क्या हुआ, क्यों जगा रही हो सुबह सुबह? कितनी बार कहा है कि मुझे नींद से मत उठाया करो। जब मैं जल्दी उठता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे जल्दी मत उठाया करो। वह बड़बड़ाने लगा, फिर बेपरवाही से बोला, बिल्कुल अपनी मां की तरह है तू। उसे भी यही पड़ी रहती थी कि मैं सुबह सुबह जाकर कामकाज पर निकल जाऊं। 12 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता, मुझे मत जगाया करो। आतिफा का सब्र टूट गया। उसने धीमे लहजे में कहा, अगर आप इसी तरह सोते रहे तो खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया मजदूरी का काम छोड़े हुए, अब अगर सुबह सवेरे उठकर कहीं जाओगे तो कोई काम भी मिलेगा। अहमद, जो नशे की नीम बेहोशी में था, अचानक चौंक कर उठ बैठा। उसने लाल आंखों से आतिफा को घूरा और गुस्से से बोला, मुझसे नहीं होती मजदूरी, मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करके शाम को सिर्फ 1000 रुपया मिलता है, इससे तो दिन का खाना भी पूरा नहीं होता। अहमद बड़बड़ाता रहा, झटके से चारपाई से उठा और कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। आतिफा खामोश हो गई। अहमद अचानक रुक गया, एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जल्दी से चादर लपेटकर घर से बाहर निकल गया। उसका रुख रमजान के घर की तरफ था। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो देखा कि मोहल्ले के सारे जुआरी वहां जमा थे। वह भी खामोशी से उनके बीच जाकर बैठ गया। ये सब पक्के जुआरी थे और अहमद भी इन्हीं का हिस्सा था। हराम कमाई और जुए की लानत उसके पुराने मसले थे जिनसे से वह कभी नहीं निकल सका। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा ताकि कोई काम न करना पड़े। यह सोचते हुए उसने जुए में हाथ डाल दिया। जेब में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे दांव पर लगा दिया, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह बुरी तरह हार गया।
सामने बैठे हुए शमशेर ने नशे में धुत होकर हंसते हुए कहा, अब क्या बचा है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा सकता हूं। अहमद ने एक पल सोचा और फिर बेरहमी से सिर हिला दिया। शमशेर का चेहरा खुशी से खिल उठा और नशे में जूमता हुआ अहमद के घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दरवाजा पहले से ही खुला था। कमरे के अंदर आतिफा नीम बेहोशी में पड़ी थी। बुखार और कमजोरी की शिद्दत से वह होशो हवास खो चुकी थी। शमशेर आगे बढ़ा, झुककर आतिफा को उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल आया। बाहर उसकी महंगी गाड़ी खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आतिफा को गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अहमद दरवाजे पर खड़ा धुंधली आंखों से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक पाशविक मुस्कान थी। ऐसे नहीं शमशेर खान, यह मेरी बरसों की मेहनत है। मैं सिर्फ 2,000 रुपए के एवज इसे जाने नहीं दूंगा। अहमद की आंखों में शैतानी चमक थी। वह किसी भी कीमत पर ज्यादा पैसे हासिल करना चाहता था। शमशेर खान ने गहरी सांस ली, फिर बेपरवाही से बोला, ठीक है, मैं बैंक जाकर रकम का बंदोबस्त करता हूं। उसका रुख बैंक की तरफ था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने अपना कैश निकलवाया और सारी रकम नकद अपने पास रख ली। दूसरी तरफ आतिफा की आंख खुली तो उसने खुद को एक शानदार बेडरूम में पाया। यह कमरा इतना खूबसूरत और महंगा था कि वह एक पल के लिए हैरान रह गई। वह बेअख्तियार घबराकर उठ बैठी। यह कहाँ हूं मैं? उसके जहन में झटके से यादें कौंधने लगीं। वह याद करने लगी कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। अहमद, शमशेर का उसे पकड़ना और फिर वो इंजेक्शन जो अहमद ने जबरदस्ती उसे लगाया था। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया, फिर हकीकत पूरी शिद्दत से उस पर हमलावर हुई। अब्बा ने मेरे साथ ही क्यों किया? उसका दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रोए। मेरे अपने बाप ने मुझे बेच दिया? उसे यकीन नहीं आ रहा था। वह भी इसी सदमे में थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर शमशेर खान दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। अब वह भूखी नजरों से आतिफा को देख रहा था। आतिफा खौफजदा हो गई। उसके जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और वह थर थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे अब्बा के पास वापस जाना है। शमशेर ने जोरदार कहकहा लगाया और आगे बढ़ने लगा। तुम्हारा अब्बा? उसने तंज भरे लहजे में कहा। तुम्हारे अब्बा ने खुद तुम्हें मेरे हाथों फरोख्त किया है, पूरे 2 लाख रुपये में। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आतिफा सदमे में थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह नहीं हो सकता। उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और वह उसी में समा जाए। शमशेर खान और करीब आने वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से बजा। कौन आया? शमशेर चौंक गया। वह गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह चुंझलाकर बोला, अब कौन आ गया? उसने पलटकर एक आखिरी दफा आतिफा को घूरा, फिर दरवाजा खोला। बाहर एक मुलाजिम खड़ा था जो घबराया हुआ लग रहा था। नीचे थोड़ी सी इमरजेंसी है, आपको फौरन बुलाया गया है। शमशेर गालियां बकता हुआ पीछे हटा और खा जाने वाली नजरों से आतिफा को देखकर बोला, कहीं नहीं जाना ना, मैं अभी वापस आता हूं। फिर वह दरवाजा खोलकर नीचे चला गया। आतिफा अकेली रह गई। अब वह फिर से कमरे में अकेली थी। वह शदीद खौफजदा थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थी जहां से अभी कुछ देर पहले शमशेर निकला था, लेकिन फिर अचानक खिड़की पर दस्तक हुई और जो घबराकर पीछे मुड़ी। यह खिड़की घर के पिछली तरफ खुलती थी, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। दस्तक के साथ ही एक जानी पहचानी आवाज आई, आतिफा दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा अब्बा। आतिफा को जैसे झटका सा लगा। अब्बा? उसने हिचकिचाते हुए खिड़की की तरफ देखा। जल्दी आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। अहमद का चेहरा खिड़की के बाहर नजर आ रहा था। वह परेशान लग रहा था, जैसे किसी बड़ी मुसीबत में हो। आतिफा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन शमशेर से बच निकलना इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। यहां वह एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से खिड़की से बाहर निकाल दिया। आतिफा के जहन में सवालों की बौछार थी, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। भाग निकलने का सफर शुरू हो चुका था। बाहर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। हम कहां जा रहे हैं? आतिफा ने हाँफते हुए पूछा, लेकिन अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और आतिफा को अंदर बिठा दिया। फिर गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, शमशेर मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं, वरना वह मुझसे बदला लेगा। मैंने वक्ती तौर पर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैं तुम्हें बचाने आ गया।
आतिफा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने अब्बा के बारे में गलत सोचा। वह तो अब भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। वह अपने दिल को तसल्ली देने लगी और उसके भीतर एक उम्मीद जागी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहमद गाड़ी तेजी से चलाता रहा। अब गाड़ी शहर की मुख्य सड़क से निकलकर एक वीरान इलाके में दाखिल हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ सुनसान मैदान और झाड़ियां नजर आ रही थीं। आतिफा ने चादर को मजबूती से अपने ऊपर लपेट लिया और सहमी हुई बैठी रही। अहमद खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और संजीदगी थी। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुक गई। आतिफा चौंक गई। ये कौन सी जगह है अब्बा? उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन यहां कोई आबादी नहीं थी। अब्बा, आप मुझे कहां ले आए हैं? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला, गाड़ी से नीचे उतरा और फिर आतिफा का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर खींच लिया। जैसे ही आतिफा के कदम जमीन पर पड़े, उसने सामने का मंजर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आतिफा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कतार में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जो दो दो या तीन तीन मंजिला थे। नीचे हर कमरे के दरवाजे खुले हुए थे और उनके अंदर से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। ऊपर की मंजिलों की बालकनी में कई लड़कियां झुकी ही हुई थीं, जो नीचे झांक रही थीं। जैसे ही अहमद ने गाड़ी रोकी, उन लड़कियों ने आवाजें लगानी शुरू कर दी। कुछ की हंसी में बेबसी थी, तो कुछ की आवाजों में शर्मनाक तंज छुपा हुआ था। आतिफा का जिस्म पसीने से भीग गया। वह समझ चुकी थी कि यह जगह क्या है। यहां जो लड़कियां खड़ी थी, उनके लिबास अधूरे से थे। अंदर से तेज म्यूजिक बजने की आवाजें आ रही थी और उनके साथ मर्दों की भारी हंसी की गूंज मिली हुई थी। यह सब सुनते ही आतिफा का जिस्म खौफ से कांपने लगा। अब्बा, यहां से वापस चलो, मुझे यहां नहीं रुकना। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी, लेकिन अहमद ने ठंडी नजर उस पर डाली और आगे बढ़कर उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। वापस क्यों जाऊं? उसने सख्ती से कहा। मैंने सालों तक तेरा खर्च उठाया है, अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। यह कहते ही उसने जबरदस्ती आतिफा को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। आतिफा के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। तो क्या अब्बा ने जानबूझकर पहले मुझे शमशेर के हाथ बेचा और अब यहां ले आया है? उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में आंसू भर आए। छोड़ो मुझे अब्बा, प्लीज। वह पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर अहमद जालिम बन चुका था। वह उसे घसीटता हुआ अंदर ले जा रहा था। अंदर जैसे ही वे दाखिल हुए, सामने एक मोटी सी औरत बैठी थी जिसने सादा मगर शानदार लिबास पहना हुआ था। जैसे ही उसकी नजर आतिफा पर पड़ी, वह सीधी होकर बैठ गई। अहमद ने बेरहमी से आतिफा को उसके सामने पटकते हुए कहा, वाह, क्या कमाल की चीज लाया हूं, है ना? औरत ने दिलचस्पी से आतिफा को देखा और मुस्कुराकर बोली, कहां से मिली है? उसने सामने झुकते हुए आतिफा के गाल पर हाथ फेरा। आतिफा जुड़जुड़ी लेकर पीछे हट गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अहमद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह कुल आराम से बैठा था, सुकून से अपनी बात कह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। देखकर लगता है कि यह सिर्फ 14 साल की है, लेकिन इसके जिस्म में जो कशिश है वह मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। मैंने इसे खास तौर पर तैयार किया है। उसने बेरहमी से कहा और मालकिन की तरफ देखकर बोला, यह तुम्हारे कोठे पर ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम मालामाल हो जाओगी। बस खामोशी से मेरा हिस्सा दे देना। आतिफा के जिस्म में चुजड़ी दौड़ गई। यह सब क्या हो रहा है? क्या मेरा बाप मुझे हमेशा से बेचने के लिए तैयार कर रहा था? उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे माल के लिए तो हम न जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं। यह सुनकर आतिफा के पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। वह एकदम उठी और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन आसपास कई तगड़े आदमी पहले से मौजूद थे। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वे लपककर उस पर झपट पड़े और जबरदस्ती उसे पकड़कर दोबारा उसी औरत के कदमों में पटक दिया। नहीं, प्लीज, मुझे जाने दो। अब्बा, खुदा के लिए मुझे यहां मत छोड़ो। वह जार जार रो रही थी, अपने बाप की मिन्नतें कर रही थी, उसके हाथ पकड़ रही थी, लेकिन अहमद की आंखों में एक कतरा भी रहम नहीं था, बल्कि वह खामोशी से खड़ा मुस्कुरा रहा था। मालकिन ने गहरी नजरों से आतिफा का जायजा लेते हुए कहा, 14 साल की है, लेकिन लगती 20 साल की। यह तुमने क्या जादू किया? अहमद ने जोरदार कहकहा लगाया। लोग समझते हैं कि यह मेरी बेटी है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं। आतिफा ने बेमिसाल हैरानी से अपने बाप की तरफ देखा। यह क्या कह रहा है?
अहमद शैतान की तरह हंसता रहा। जब यह पैदा होने वाली थी तो इसकी मां भटक रही थी, सहारा ढूंढ रही थी। मुझे देखते ही उसने सोचा कि शायद मैं उसकी बिगड़ी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन वह गलत थी। वह एक लम्हे के लिए रुका, फिर हंसा और बोला, यह मेरी बेटी नहीं है, यह तो बस एक जरिया थी। मालकिन ने जल्दी जल्दी पैसे गिनने शुरू कर दिए, जबकि अहमद के चेहरे पर लालच और हवस की शैतानी चमक और गहरी हो गई। आतिफा का टूटा हुआ दिल, उसका जिस्म कांपने लगा। अब्बा, यह सच नहीं हो सकता। अहमद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने बेशर्मी से खानम बाई की तरफ देखकर कहा, ये मुझे मजबूर करती थी कि मैं मजदूरी करके पैसे कमा कर लाऊं। इसकी मां के मरने के बाद ये एक अजीब मुसीबत बन गई थी। दिन रात खाने पीने का सामान मांगती रहती थी, मगर पैसे तो मेरी जेब में होते नहीं थे। वह कहा लगाकर बोला, मैंने पहले छोटे मोटे जुआ खेलना शुरू किया, लेकिन कोई रकम हाथ नहीं आई। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे अपनी बेटी को कमाई का जरिया बनाना चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती थी। आतिफा के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। अहमद ने अपनी बात जारी रखी, फिर मैंने इसे ऐसे इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए जिनसे ये वक्त से पहले जवान हो गई। अब ये यहाँ कमाएगी और मैं हर महीने की कमाई में से अपना हिस्सा वसूल करता रहूंगा। मेरी तो जिंदगी संवर गई है ना खानम बाई? वह एक और कहा लगाकर बोला। खानम बाई ने मुस्कुराकर अहमद की तरफ देखा और बोली, तुम तो बड़े लालची निकले। आतिफा उन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसकी आंखें वे चीनी और सदमे के मारे फटी की फटी रह गईं। अब्बा, आपने ये सब कुछ क्यों किया? मैं तो आपको अपना सगा बाप समझती थी। ये कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। सच नहीं हो सकता। नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन अहमद ने बेरहमी से सर झटक दिया। वह नोटों को जेब में डालते हुए उठा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आतिफा चीखती चिल्लाती रही। वह अहमद का दामन पकड़ना चाहती थी, मगर अहमद ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पूरी ठंडक के साथ उठा और बेफिक्री से कोठरी से बाहर निकल गया। लेकिन शायद उसके किए हुए जुल्म ने अब उसके लिए इस दुनिया में कोई राह नहीं छोड़ी थी। अहमद पूरी तरह से ठान चुका था कि जल्द से जल्द यह मुल्क छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ तेजी से सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। अहमद का शरीर कई बार हवा में उछला और फिर बुरी तरह सड़क पर घिसटता चला गया। लोग दौड़कर वहां इकट्ठा हो गए। उसकी कराहटें सुनकर राहगीर भी सहम गए। अहमद की गर्दन बुरी तरह टूट चुकी थी और उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। उसने अपनी धुंधली होती आंखों से आखिरी बार ऊपर देखने की कोशिश की और वहीं उसकी सांसें थम गई। कुछ लोगों ने उसकी जेबें टटोली तो उसमें नोटों की गड्डियां निकली। हर कोई हैरान था, इतनी भारी रकम वह कहां से ला रहा था? लेकिन जिसके हाथ जो लगा उसने लूट लिया। अहमद अपने लालच और हवस के साथ इसी दुनिया में दफन हो गया। आतिफा अब भी कोठे पर रो रही थी, बिलख रही थी, मगर किसी को उस पर रहम नहीं आया। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वह खुद को बचाएगी। अंधेरी रात में जब सबने समझा कि वह बेहोश हो चुकी है, तो उसे कोठे के पिछले हिस्से में डाल दिया गया। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, अब यह बच नहीं सकती, किसी ने सरगोशी में कहा। लेकिन वह बेहोशी की सिर्फ अदाकारी कर रही थी। जैसे ही कदमों की आवाजें खामोश हुई, उसने आंखें खोली। उसने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ वह खंजर निकाला जो उसने शमशीर पर हमला करने के लिए उसके कमरे से चुराया था। मगर वह खंजर उस वक्त किसी काम ना आया था, लेकिन अब आएगा। उसने खंजर की नोक से दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की, बस थोड़ा सा और। आखिरकार चिटाक की आवाज आई और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही वह पीछे की तरफ निकल आई। सामने का मंजर, रौनक से भरा हुआ बाजार, अंधेरे और वीरानी में डूबा हुआ था। आतिफा ने अपनी चादर को खुद पर लपेटा और रात के अंधेरे में अपने आप को छुपा लिया। मुझे कहीं महफूज जगह पहुंचना होगा। उसे याद आया कि उसकी खाला इसी शहर में कहीं रहती हैं। अगर उनके घर पहुंच जाऊं तो शायद मुझे पनाह दे सके। बस फजर की अजान होने से पहले पहले उसे उनका घर ढूंढना था। रात की सियाही में खौफ और बेबसी के साए में चलती हुई आतिफा आखिरकार अपनी खाला के दरवाजे पर जा पहुंची। खाला ने जैसे ही दरवाजा खोला, आतिफा को इस हालत में देखकर हैरान रह गई। बेटा, तू यहां इस वक्त, और ये क्या हाल बना रखा है? लेकिन आतिफा इस बार खामोश न रह सकी। वह फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी बर्बादी की कहानी सुना दी। अपने बाप की शैतानी हकीकत, उसके हाथों बेची जाने की असलियत और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत।
खाला ने आगे बढ़कर मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। खाला का जवान बेटा भी करीब खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में हमदर्दी और अफसोस था, जैसे वह आतिफा के दर्द को महसूस कर सकता हो। कुछ ही दिन गुजरे तो हालात देखकर खाला को डर होने लगा कि कहीं कोई और मुसीबत आतिफा के पीछे ना आ जाए। मेरी बेगुनाह भांजी पहले ही बहुत कुछ सहन कर चुकी है, अब मैं उसे और किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। ये सोचकर खाला ने रातों रात आतिफा और अपनी बेटी का निकाह पढ़वा दिया। जब काजी ने निकाह मुकम्मल किया तो खाला ने तड़प कर दुआ की, अल्लाह किसी की मां ना मरे, वरना औलाद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। आतिफा की किस्मत बदल गई। आतिफा ने हमेशा अपने बाप को अपना हमदर्द, अपना रक्षक समझा था, लेकिन वही बाप उसे जिल्लत में धकेलकर बेच आया। मगर अब उसकी जिंदगी में खुशियों का सूरज निकल चुका था। उसने बहुत हिम्मत और सब्र से हालात का मुकाबला किया और अब वह एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहां उसका शौहर उसकी इज्जत करता था, उसे महफूज रखता था और उसका वफादार मुहाफिज बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ रिश्ते बाहरी तौर पर बहुत करीब होते हैं, लेकिन हकीकत में वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और कभी-कभी अजनबी लोग भी अपना बनकर इज्जत और मोहब्बत दे सकते हैं।